आपातकाल वर्सेस 11 साल। आज मैं इसी मुद्दे के साथ हल्ला बोल की बहस को लेकर हाजिर हूं। आपातकाल में भारत के लोकतंत्र को अग्निपथ से गुजरना पड़ा था। आपातकाल में राजनीतिक स्वतंत्रता छीनी गई थी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आपातकाल पर अब से पहले बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ सुना गया, लेकिन आज जब आपातकाल के 50 साल पूरे हुए हैं, तब आपातकाल लगाने वाली पार्टी कांग्रेस पिछले 3 टर्म से विपक्ष में है। 2014 से अपने बेस्ट परफॉर्मेंस के बावजूद कांग्रेस 100 सीटों का आंकड़ा नहीं छू पाई, लेकिन इन 11 सालों को लेकर कांग्रेस की दलील है कि अब देश में अघोषित इमरजेंसी है। देश की संस्थाओं पर अटैक का आरोप राहुल गांधी लंबे समय से लगा रहे हैं। ईवीएम की बैटरी या ईवीएम से धांधली जैसे आरोप मर चुकी है। सवाल यह है कि आपातकाल के सामने मोदी सरकार के 11 साल पर उंगली उठाकर क्या कांग्रेस अपना बचाव कर सकती है? सवाल यह भी है कि आपातकाल को बीजेपी द्वारा संविधान हत्या दिवस बताना क्या राहुल गांधी के लोकतंत्र बचाओ अभियान का सियासी जवाब है? लेकिन हल्ला बोल की बहस शुरू करें उससे पहले ये रिपोर्ट। तारीख वही, साल नया, लेकिन राजनीति में आर पार का तेवर वही। अब की आपातकाल के 50 साल पूरे हुए हैं। बीजेपी के लिए आज संविधान हत्या दिवस है, तो जवाब में कांग्रेस 11 साल की कथित अघोषित इमरजेंसी को मुद्दा बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी के उनके अनुभवों पर लिखी गई किताब द इमरजेंसी डायरीज के जरिए तीखा हमला बोला और एक के बाद एक कई सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा। आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्याय के 50 साल पूरे हुए जब आपातकाल लगाया गया था। आज भारत के लोग संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं। आज के दिन संविधान में निहित मूल्यों को त्याग दिया गया था। मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। प्रेस की स्वतंत्रता नष्ट कर दी गई थी और कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और सामान्य नागरिकों को जेल में डाल दिया गया था। ऐसा था मानो उस समय कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को कैद कर लिया था। पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया। इसके अलावा सोशल मीडिया पोस्ट से लेकर सार्वजनिक स्थलों पर लगे पोस्टरों से कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर हुई। 1975 में हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी ठहराया था और उन्हें 6 वर्षों के लिए किसी भी निर्वाचित पद पर रहने से अयोग्य करार दिया था। रातों रात प्रेस की बिजली काटी गई, सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया। आपातकाल कांग्रेस के लिए वो दुखती रग है जिसने उसे बैकफुट पर आने को मजबूर किया है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लोकतंत्र बचाओ वाला नैरेटिव चला रहे राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस की दलील है कि आज देश में 11 साल से अघोषित इमरजेंसी चल रही है। अरे इमरजेंसी तो अब आपने लाई है, ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। संविधान बचाओ यात्रा, उससे बीजेपी घबरा गई। जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, क्या इसके लिए संसद की सहमति ली गई थी? क्या मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई थी? क्या देशवासियों को, विपक्ष को भरोसे में लिया गया था? और लोकतंत्र की बात करने वाले लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, आप वही पार्टी और वही पार्टी से जुड़े हुए लोग हो जिन्होंने लोकतंत्र के रक्षक की भूमिका से लोकतंत्र के भक्षक का काम किया था। आपातकाल लगने के 50 साल बाद आज राजनीति बहुत बदली हुई है। कांग्रेस के बाद विपक्ष की नंबर 2 पार्टी की हैसियत रखने वाली समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी कांग्रेस की लाइन के साथ हैं। एक है घोषित और एक होती अघोषित। अगर हम इमरजेंसी को याद कर रहे हैं तो हमें अभी इस समय जो इमरजेंसी चल रही है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। आपातकाल में इंदिरा गांधी के विरोध में खड़े रहे लालू प्रसाद यादव जैसे नेता आज कांग्रेस के साथ हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना खुलकर इमरजेंसी की वैसी वकालत कर रही है जैसी शायद कांग्रेस भी न करे।
जिस इमरजेंसी की याद बीजेपी दिला रही है, आज तो उससे भी खतरनाक स्थिति है। ये तो अघोषित इमरजेंसी है। हम उनसे पूछना चाहते हैं, आज मीसा का नाम क्यों बदनाम कर रहे हैं? क्यों उसी कांग्रेस के गोद में जाके बैठे हैं जिसके खिलाफ आप जेल गए थे, मीसा एक्ट में जेल गए थे? ये राज्य की जनता आपसे पूछती है, तो लालू जी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। और एक एक व्यक्ति, एक एक देश के नागरिक को बताना चाहते हैं कि 11 साल बनाम 11 साल क्या है। एक तरफ विनाश का 11 साल, एक तरफ विकास का 11 साल। इंदिरा जी लोकतंत्र की रखवालदार थी, चौकीदार थी असली। आज की स्थिति से तुलना करो 2014 के बाद इस देश में 11 साल हो गए, अघोषित आपातकाल है। एक काला दिन हम कहते हैं, ऐसा ये दिन आज मना रहे। संविधान की हत्या उस दिन हुई थी और लोकशाही की हत्या हुई थी। आपातकाल भारत के लोकतंत्र का अहम मसला तो है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इंदिरा के आपातकाल को मोदी के 11 साल से तुलना करके राजनीतिक स्कोर सध सकते हैं, मगर क्या लोकतंत्र के सही सबक हासिल होते हैं? ये सवाल जरूर बना रहेगा। आज तक ब्यूरो। जय आलोक जी, राजनीतिक रूप से ये माना जा रहा है कि आप जो ये संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं, वो दरअसल कोशिश है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो संविधान बचाओ मुहिम चला रही है, उसकी काट आप खोज रहे हैं कि 50 साल पुराने आपातकाल के जरिए आप कांग्रेस को आईना दिखा सकें। क्या ये सियासी फायदे के लिए है? देखिए अंजना जी, इसमें सियासी कुछ नहीं है। आपातकाल इस देश के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए एक काला अध्याय था। देखिए, ट्रेजेडी यह है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इस लोकतंत्र में कोई लोकतांत्रिक नेता का तानाशाह बनना एक दिव्य स्वप्न लगता है, जिसको इंदिरा गांधी ने पहली बार साकार किया। इसमें कोई शक नहीं है। हमारे लिए, आपके लिए, देश के लिए लोकतंत्र का काला अध्याय है, लेकिन कांग्रेस के लिए, गांधी परिवार के लिए ये बिल्कुल स्वर्णिम काल था। और इसलिए ना उनको इस पर कभी अफसोस होता है, ना उन्होंने इसके लिए कभी माफ़ी मांगी। आज ये जानना बहुत ज़रूरी है आने वाली पीढ़ियों को और वर्तमान पीढ़ी को कि इमरजेंसी थी क्या भाई। 19 एक बार मिला के 93 बार कांग्रेस सरकारों ने अभी तक धारा 356 का उपयोग किया। सरकारें गिराई, स्टेट्स में गिराई, और एक बार धारा 352 का उपयोग किया जिसमें इमरजेंसी लगी। क्या था इमरजेंसी? आज जिस तरह से अंजना ओम कश्यप बैठ के बात कर रही हैं, ये इमरजेंसी में अलाउड नहीं था। आज जिस तरह से पेपर में एडिटोरियल निकलते हैं और पेपर में सारे खबर मिलते हैं, ये इमरजेंसी में अलाउड नहीं था। इमरजेंसी जब लगी 25 जून को, तो 27 जून की सुबह में सारा एडिटोरियल इस देश का ब्लैंक था। ये विरोध में था, प्रोटेस्ट किया गया था। इसी दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग में सारे न्यूज़पेपर्स की बिजली की रातों रात काट दी गई थी। मीसा का कानून लगा कि 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। आर्टिकल 19 को निरस्त कर दिया गया था। आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। अगर इमरजेंसी के दौरान किसी को गोली मार दी जाती थी तो वो न्यायालय भी नहीं जा सकता था। इसको संविधान बचाना कहते हैं। आज भी क्या हो रहा है? कांग्रेस वही है, मानसिकता वही है, कार्य भी अजय जी जहां राज्यों में है, वहां पे अधिकारों का दमन। पर वो ये कहते हैं कि सारी देश की जो संस्थाएं हैं उस पर इस वक्त आपका अघोषित इमरजेंसी लागू है। इस पर आपका क्या जवाब है? वो तो हर संस्था पर कहते हैं कि आपका घोषित इमरजेंसी है, चाहे वो देश की अदालतें हो, चाहे चुनाव आयोग हो, हर जगह उनका ये सीधा आरोप है। देखिए, लोकतांत्रिक मूल्यों को कभी नहीं माना इस परिवार ने। मैं एक उदाहरण स्वरूप आपको दे रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू की किताब में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने खुद कहा कि इंदिरा के इंसिस्टेंस में 1959 में कांग्रेस की केरला की सरकार हमने गिराई। ये थी तानाशाही प्रवृत्ति। इंदिरा गांधी 50 बार लागू कर चुकी हैं धारा 356। अब इंदिरा गांधी के कैबिनेट में आइए। इंदिरा गांधी की जो कैबिनेट थी तो सुपर पीएम थे संजय गांधी, एक मामूली सांसद होकर बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठे हुए सरकार की तमाम नीति वही बनाते थे। ये था ये। अब इस जनरेशन पे आइए, राहुल गांधी, कोई पद नहीं, एक नॉर्मल सांसद, लेकिन पावर इतना कि कैबिनेट से अनुमोदित प्रधानमंत्री द्वारा पारित अध्यादेश के टुकड़े कर सकते हैं। मनमोहन सिंह पीएम, लेकिन उनके ऊपर सुपर पीएम, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, सोनिया गांधी, सारी नीतियां वही बनाती थी। तो इस परिवार के अंदर में ये परिवारवाद और व्यक्तिवाद का ऐसा जहर घुला हुआ है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है। मैंने 3 पीढ़ियां आपको गिनाई और तीनों पीढ़ी के सबूत हैं सामने।
तो इससे साफ समझ में आता है कि ये संविधान को कितना मानते हैं, संविधान को कितना इज्जत करते हैं। अभय जी, क्या किसी को फाड़ना, क्या अध्यादेश फाड़ना संविधान की इज्जत करना है? क्या एक मिनट, 10 सेकंड और 10 सेकंड, क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महाभियोग लाना संविधान की इज्जत करना है? लगातार संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज इन्होंने किया चीफ जस्टिस की नियुक्ति में, ये इनका काम है, ये हमारा काम नहीं है। लगातार जस्टिसों पे महाभियोग लगाना, कमिटेड जुडिशरी इनको हमेशा चाहिए थी, आज भी यही करते हैं ये। संविधान का मतलब इनके लिए खटाखट दिखाने से ज्यादा कुछ नहीं है। अभय जी, अब आप भय विहीन होकर आज बात कीजिएगा, क्योंकि बड़े बड़े दार्शनिक विश्व में बताते हैं कि जो देश अपना इतिहास भूल जाता है वो अगली गलती के मुहाने पर खड़ा होता है। इसीलिए इतिहास की बातें क्यों कर रहे हैं? 50 साल पहले जो हुआ उसको भुला दीजिए, आज की बात कीजिए। ये अपने आप में एक हद तक ही सही है। इतिहास से ही एक देश सबक लेता है, और ये सिर्फ आपातकाल की बात नहीं है, इस बात में पूरी सच्चाई है। किस पीएम के कार्यकाल में कितने संविधान संशोधन हुए? तो सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी जी के वक्त पर 28 हुए थे, जवाहरलाल नेहरू जी के वक्त पर 17 हुए, राजीव गांधी जी के वक्त पर 10 हुए, नरेंद्र मोदी जी के वक्त पर 8 हुए हैं। अब आ जाइए राष्ट्रपति शासन, जो आप बार बार ऑपरेशन कमल राष्ट्रपति शासन गिनाते हैं साहब, 51 बार राष्ट्रपति शासन लगा इंदिरा गांधी जी के वक्त में। 7 बार जवाहरलाल नेहरू, 6 बार राजीव गांधी और 11 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। पन्ना दर पन्ना एक सोच दिखाता है, और आप वही सोच का आरोप इनको लगाकर, और राहुल गांधी जी कभी संविधान बचाओ यात्रा करते हैं, कभी संविधान सम्मेलन करते हैं, संविधान सम्मान सम्मेलन, जय संविधान रैली करते हैं, तो फिर कैसे मानेगा लोग? अंजना जी, विश्व के बड़े बड़े दार्शनिक कहते हैं कि जो इतिहास से सबक न लेकर इतिहास से प्रतिशोध ले, वो नेतृत्व किसी राष्ट्र को आगे नहीं बढ़ा सकता। हाँ, बिल्कुल प्रजातंत्र को किसी सूरत में स्थगित नहीं किया जाना चाहिए, ये मैं मानता हूं, लेकिन आज की पीढ़ी इस बात के लिए आश्वस्त है कि 25 जून 1975 को जो आपातकाल 2 साल के लिए लगाया, 40 वर्षों तक उस घोषणा ने इस देश के प्रजातंत्र की रक्षा की। आज की पीढ़ी को और भविष्य के भारत को यह जानना चाहिए कि आपातकाल की परिस्थितियां क्या थी। पहला निर्णय 1969 में इंदिरा जी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। यह देखा गया कि बड़े बड़े राजे रजवाड़ों के अधीन उनके हाथ में बैंक है, ग्रामीण भारत में बैंक की क्रेडिट नहीं पहुंच रही है, छोटे छोटे गरीब लोगों तक बैंक की क्रेडिट नहीं पहुंच रही, तो पहला निर्णय लिया। दूसरा निर्णय लिया इस देश की जमीनों को जमींदारों से मुक्त कराना, एबोलिशन, उस सीलिंग एक्ट लेकर के आई और गरीबों में जो जमींदारों की जमीन थी वो बांटना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद जो बड़ा निर्णय लिया वो प्रीवी पर्स का था। इस देश की 500 से अधिक रियासतों को 50-50 लाख रुपए प्रति माह उस वक्त दिए जा रहे थे, प्रतिवर्ष दिए जा रहे थे। ये देश अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो इंदिरा जी ने कहा कि ऐसे कानून को तोड़ देना ज्यादा उचित है जो असमानता के लिए की प्रेरणा देता हो। यही बात बड़े बड़े राजे रजवाड़ों और जनसंघ को, भारतीय जनता पार्टी उस समय जनसंघ के नाम से जानी जाती थी, वो पोषित राजे रजवाड़ों से होती थी। उनके मन में ये टीस थी कि इंदिरा गांधी गरीबों के लिए निर्णय कैसे ले रही है। तो राजनारायण ने 1971 में वो मुकदमा लगाया। मुकदमा क्या था? मुकदमा यह था कि एक यशपाल कपूर नाम के एक छोटे से कर्मचारी ने एक स्टेज इंदिरा गांधी की रैली में लगा दिया। 25 जनवरी को उन्होंने 1971 को इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वो स्वीकार चूंकि 3 दिन बाद हुआ, इसलिए करप्ट प्रैक्टिसेस, मतलब एक मंच लगा देना, करप्ट प्रैक्टिसेस मान करके निर्णय लिया। लेकिन सर्वोच्च अदालत ने उस निर्णय के खिलाफ स्थगन दिया और इंदिरा जी को बरकरार रखा। आज हम क्यों कह रहे हैं 40 साल तक उस प्रजातंत्र की रक्षा, क्योंकि 26 मई 2014 को जब यह सरकार आई तो पहला निर्णय क्या लिया? इंदिरा गांधी निर्णय लेती है जमींदारी को अबॉलिश करने का। यह निर्णय लेती वही जमीन छीन कर किसानों की एक के बाद एक अध्यादेश लाकर जमीन अधिग्रहण का कानून जो सारे लोगों ने साथ बनाया था, उनको वापस। अभय जी, इमरजेंसी भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय था या नहीं था? ये एक बेसिक बात तो पहले निपटा ली जाए। ये आप डिफेंड कर रहे हैं। अंजना जी देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात कर रहे हैं तो यही सरकार अगर 1976 में आ गई होती तो कृषि के काले क्रूर कानून ला करके उन धन्ना सेठों को पोषित करती। अगर यही सरकार उस 1976 में आ गई होती तो इलेक्टोरल बॉन्ड का काला कानून लाकर 8,000 करोड़ रुपए का डाका डाला होता। छापा मारो और चंदा दो, छापा मारो और ठेका दो की नीति अपनाती। अगर यही सरकार उस समय आ गई होती तो चुनाव आयोग के उस निर्णय में से चीफ जस्टिस को निकाल देती। अगर यही सरकार आ गई होती तो सीबीआई, ईडी के डायरेक्टर का एक के बाद एक
एक टाइम का एक्सटेंशन करती। अगर अबे यही जी। सरकार आ गई होती तो अबे जो जी। महाराष्ट्र में खेल खेला गया है वो खेल यकीन पूरे मानिए देश मैं में इन खेला सभी जा रहा सवाल है। जो आपने प्रेस की उठाए हैं, आजादी, सभी मैं कहता सवाल, हूं प्रेस सभी की सवाल। आजादी मैं आपसे उनसे सारा, आपने प्रेस की आजादी पूछा, मैं प्रेस की आजादी पर भी सवाल करूंगी, लेकिन आप तो अपना स्टैंड बताइए ना। आपका स्टैंड ही नहीं समझ में आ रहा है। या तो आप डिफेंड कर रहे हैं इमरजेंसी को, और अगर कर रहे हैं तो डंके की चोट पे कीजिए, और अगर लोकतंत्र का काला अध्याय मानते हैं तो फिर वो बताइए, क्लियर स्टैंड तो लीजिए सर। नहीं, मैंने कहा कि आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखेंगे तो आपको इस बात का आभास होगा कि 40 वर्ष प्रजातंत्र की रक्षा हुई। लेकिन मैं फिर भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं हूं जो इमरजेंसी के समर्थन में आर्टिकल लिख रहे थे, बाला साहब देवरस लिख रहे थे, वो समर्थन कर रहे थे। लेकिन आज भी कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि किसी सूरत में प्रजातंत्र को स्थगित नहीं किया जा सकता, और इतिहास से शिक्षा ली जाती है, प्रतिशोध नहीं लिया जाता। और इतिहास से क्या शिक्षा ली? 26 मई 2014 से एक के बाद एक मैंने निर्णय बताए, क्या शिक्षा ली बताइए ना। आप बैंकों के लिए जो कानून लेकर आए, इंसॉल्वेंसी एक्ट, एक के बाद एक पैसे लूटकर या तो लोग भाग गए विदेश की भूमि पर, या 3-3 हजार, मैं लौट रही हूं 10-10 आपके हजार पास, मैं करोड़ लौट रुपए रही के हूं। बैंक के अच्छा, लोग ये आरएसएस की 300 बात करोड़ जब रुपए में आपको सेटल अपने लिए, अपने हक में दिखती है तो आप आरएसएस को भी कोट कर देते हैं। लेकिन अरविंद वाजपेयी जी, क्या ये एक पॉलिटिकल मूव नहीं है? नहीं किया अंजना जी, उसको जस्टिफाई अंजना जी 10 सेकंड। ठीक है अभय जी, मैंने अगर आपको ठीक समझाया है, आप ये कह रहे हैं इमरजेंसी देश के लोकतंत्र में काला अध्याय है, तब तो संघ भी साथ दे रहा था, संघ भी गलत था, और उस वक्त की कांग्रेस की सरकार भी गलत थी। काला अध्याय बता रहे हैं ना आप अभय जी? सही कोट कर रही हूं आपको? नहीं, देखिए, काला अध्याय नहीं था। ये दृष्टिकोण है इंदिरा जी का निर्णय। मैंने कहा 40 साल प्रजातंत्र की रक्षा उस निर्णय से हुई है, आज ये दिखाई देता है। अजय जी, बाकी लोग भी बोल रहे, फिर मैं आऊंगी आपके पास, मैं लौटूंगी आपके पास। तो इस बात का आभास अरविंद जी, जिम्मेदारी से मुझे है। अरविंद जी, आपके पास आते हुए एक 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड, एक लाइन के बाद रोक दूंगी। मैं बस इतना याद दिलाता हूं कि 1971 के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद इंदिरा गांधी पे मुकदमा हुआ था कि सरकारी संसाधनों का पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1952 के तहत उन्होंने मिसउपयोग किया, जो कि साबित हुआ। इसलिए उनकी सदस्यता रद्द हुई 12 जून को, और इसीलिए 25 जून को उन्होंने अपनी सत्ता और अपने परिवार को बचाने के लिए इमरजेंसी लगाया। झूठे तत्वों को मत रखिए यहां पर। अरविंद जी, क्या ये एक सियासी मूव नहीं है? संविधान हत्या दिवस, मिस्टर दुबे प्लीज वेट सर, प्लीज। अरविंद जी, क्या ये संविधान हत्या दिवस सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव नहीं है? सिर्फ पॉलिटिकल, एक पूरी लिस्ट है सर, पॉलिटिकल मूव तो है। इसको अंजना जी पॉलिटिकल मूव के साथ साथ एक काला अध्याय, जो आपने वर्ड यूज किया, मैं उसके साथ एक वर्ड और यूज करता हूं कि संविधान की खुलेआम हत्या की गई थी। ये तो कांग्रेस इसको डिनाई कर ही नहीं सकती, किसी सूरत में डिनाई नहीं कर सकती। और क्यों कही गई थी उसके पीछे का कारण भी समझिए। सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट था। सेल्फ इंटरेस्ट क्या था कि चुनाव हार गए हैं तो सत्ता चली जाएगी, तो इसलिए इमरजेंसी लगा देते हैं। और इमरजेंसी लगने के बाद जो अत्याचार हुए, हम तो उस वक्त ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो हमें याद है, अरुण जेटली साहब भी थे, वो 2 साल हमसे सीनियर थे, लेकिन क्या क्या अत्याचार हुए थे। सब लोगों को नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठा लिया गया। मधु दंडवते जैसे नेता हुआ करते थे, रामविलास पासवान, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, सब लोगों को एकदम जेल में ठूस दिया गया। और क्या लगाया इनके ऊपर? मीसा लगा दिया उस वक्त। ये जो मीसा भारती लालू की है ना, वो उन्हीं दौरान पैदा हुई थी। मीसा लगा दिया जिसमें बेल भी नहीं होती थी, और नसबंदी की गई लोगों की। देखिए, सबसे बड़ा जो दुराचार किया गया, जवान लड़कों को पकड़ पकड़ के उनकी नसबंदी की गई थी। और उसका कारण क्या था कि चीफ मिनिस्टर बंसीलाल को ऑर्डर कर दिया, बाकियों को कर दिया कि हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को 50 केस हर महीने लाना है। तो वो रास्ते में चलते हुए साइकिल पे से लड़के को उतार के उसकी नसबंदी करके कोटा पूरा किया करते थे। मतलब क्या दिन देखे। और इसके साथ एक और हादसा नहीं भूला जाएगा कभी इतिहास में, जिन लोगों ने देखा है, वो 84 का जो सिखों के साथ जो नरसंहार एक तरीके से हुआ था, ट्रक से ड्राइवरों को उतार के डीजल लगा के जला दिया गया था। उसके लिए तो माफी तो मांगते, आज तक किसी ने माफी नहीं मांगी है। अभी अभय जी बैठे, माफ करना मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, शर्म नहीं आ रही आपको? आप इंदिरा गांधी के कारनामे तो गिना रहे हो, लेकिन इसको तो कंडेम करिए पहले, उससे आप छोटे थोड़ी हो जाएंगे। आज भी माफी मांगिए कि हाँ, इंदिरा गांधी ने गलती की थी, हमारी सरकार ने गलती की थी। देखिए, जो उस वक्त क्या हुआ कि कोर्ट नहीं जा सकता आदमी, सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए गए थे। एक और हादसा आपको बताता हूँ, बसों की लाइन में अगर आप लाइन लगा के नहीं चढ़ेंगे
तो आपको डंडे मार के पुलिस ले जाएगी और जेल में बंद करेगी और 5,000 रुपए जुर्माना होता था और बेल नहीं होती थी 10 दिन तक। एक और एग्जांपल देता हूँ, सारी दुकानों के बोर्ड अगर एक लाइन से नहीं लगे होंगे या एक कलर में नहीं लिखे होंगे तो उसमें 5,000 रुपए फाइन हुआ करता। मतलब कितना अत्याचार हुआ था, और अत्याचार 1 महीने 2 महीने नहीं हुआ था अंजना जी, 2 साल लगातार हुआ था। अनुराग जी, का ये अखबार चलता था, इसकी बिजली काट दी गई कि अखबार न चल जाए। अनुराग जी, लिखना तो बहुत बड़ी बात थी। अनुराग जी, यही आरोप आज लगाया जा रहा है कि संविधान का कत्ल कर रहे हैं, संस्थाओं पर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन आपातकाल तो एक ऐसा घोषित काला अध्याय था जब 21 महीने तक काले अंधेरे में लोकतंत्र को बंदी बना लिया गया था, और वो इतिहास क्यों भूले? देखिए अंजना जी, मेरी बात का जवाब अभी वाजपेयी जी दे रहे थे। उन्होंने कहा आदरणीय लालू जी, आदरणीय नेताजी ने इसका विरोध किया और जेल गए, तो लोकतंत्र बचाने के लिए गए ना, तभी लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहे थे। तो आज अगर हम कोई बात कहते हैं तो आज भी हम लोकतंत्र बचाने के लिए कहते हैं ना, तो ये तो बात मानोगे ना। 50 साल में पीढ़ियां बदल जाती हैं, लेकिन आपको वर्तमान का काम ना गिनाना पड़े, इसलिए आप लगातार एक शब्द लेके आते हो इमरजेंसी। बिल्कुल इमरजेंसी खराब थी, हमने इसका विरोध किया था, लेकिन आज क्या है, किस तरह से आप खाली अभी आप बता रहे थे 1984 के दंगे में, तो क्या आप आज जो हमारे आंदोलन जब खड़े होता है यहाँ किसान, तो आप खालिस्तानी नहीं बोलते उसको? तो क्या फर्क है आप में उसमें? आप आज भी तो खालिस्तानी बोलते हो, आज भी तो किसान को धरने पे बैठना पड़ा ना अपना अधिकार यहाँ मांगने के लिए। आज क्या हालत है संस्थाओं की आप देख लीजिए, जो सरकारी संस्थाओं पे कितना कब्जा है, किसी को छिपाने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पे आपने कानून बना दिया, कोई कुछ कहेगा FIR करके आप जेल में डाल देते हो। भ्रष्टाचार में तो आप देख ही रहे हो, तो आप में उनमें अंतर क्या रह गया? आज भी देखो हम आवाज उठाते हैं कि पहलगांव की घटना हुई, 4 आतंकी कहां है, पूछेंगे आपसे, और आपसे विशेष सत्र की मांग की थी, क्या आपने विशेष सत्र लेके आए? नहीं लेके आए ना। तो ये आघोषित आपातकाल है कि नहीं है? भाई कोई मांग अगर विपक्ष करता है पार्लियामेंट से, आज भी तो 140 सांसदों को पार्लियामेंट से निलंबित करके कानून पास करते हो, तो ये संसदीय परंपरा का मान रख रहे हो क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब कोई आवाज उठती है कहीं भी तो जिम्मेदारी आपकी बनती है ना कि आप उसका जवाब दीजिए। ये थोड़ी एक बात आपने रट ली है कि नहीं 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 नहीं, नहीं हम वो आपातकाल था 50 साल पहले लगाता, तो हम तो कहते हैं उसके लिए हम लड़े भी थे। आप कितना लड़े थे मुझे पता नहीं, बीजेपी कितना लड़ी थी मुझे पता नहीं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी वही कांग्रेस के पद चिन्हों पर चलना चाहती है। आज वही कांग्रेस का रवैया उसने अपना रखा है कि हर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करना। चुनाव, आप जिस तरह से चुनाव होता है, चुनाव आयोग के निष्पक्षता पे बार बार प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। अगर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे प्रश्न चिन्ह उठ रहा है तो क्या जिम्मेदारी नहीं होती है कि इसको सुधारा जाना चाहिए? लेकिन आप उस पर मानने को तैयार नहीं होते हो। सवाल है कि आप वही कर रहे हो जो कांग्रेस ने 1971 में किया था। उन्होंने लगाया था और आप बिना लगाए सारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हो, और फिर आके यहाँ चिल्ला रहे हो। आप अपने पासवान जी को शायद उनसे पूछ लेते, वो भी तो इसके खिलाफ लड़ रहे थे ना, कांग्रेस के खिलाफ। अरे पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता ही थी ना कि अनुराग जी आपकी पार्टी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही। यूपी में अगर आप दूसरे नंबर की पार्टी बने तो उसको चुनाव आयोग नहीं किया था ना, वो चुनाव या किसी और ने कराया था। तब आप भूल गए शायद। अगर चुनाव आयोग की निष्पक्षता होती तो आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं होती। उत्तर प्रदेश में हम 60 से ऊपर सीटें जीतते। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अभी जिस तरह से उपचुनाव में नंगा नाच आपको सरकारी तंत्र का दुरुपयोग देखने का मिला, किसी से छुपी बात नहीं है। और संविधान बदलने के लिए वोट मांग रहे थे, ये भूला है कोई क्या कि संविधान बदलना इसलिए 400 पार का नारा दे रहे थे, ये आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे थे, लेटरल एंट्री की बात कर रहे थे। कौन कर रहा था लेटरल एंट्री की बात? यही लोग तो कर रहे थे ना। वो तो कहो कि जनता जागरूक थी, सिर्फ जनता ने इनको 240 पर रोका। अगर 240 से ज्यादा जनता ने 240 पर रोका, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मतलब आप अनुराग जी अपने आप को सुनते हैं, जनता ने 240 पर रोका, मतलब जनता का ही फैसला सही हुआ, तो चुनाव आयोग कुछ कर नहीं पाई। चुनाव आयोग करती तो 400 पार करा देती। आप खुद ही कह रहे जनता ने 240 पे रोका, चुनाव आयोग ने क्या किया फिर? मतलब कुछ भी बोलिएगा क्या? नहीं, आप इस सुन तो लीजिए, जवाब सुन लीजिए। जनता ने 240 तक अगर चुनाव आयोग एकदम निष्पक्ष होता तो इनकी सीटें कम से कम आती 100-125 से ज्यादा नहीं आती। लेकिन फिर भी मैं जनता को धन्यवाद देता हूं कि जनता ने इतनी मेहनत की कि जनता ने इनको पूर्ण बहुमत नहीं नाले दिया। और लंबी लंबी बातें इनसे पूछ रहे थे कि सरकारी संस्थाओं को किसने बेच दिया, सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट किसने कर दिया। नहीं, मैं पूछना चाहता हूं सरकारी स्कूल को यहां पे कौन बंद करवा रहा है, बताइए ना आप। और जिस तरह से आम आदमी की कमर आपने महंगाई बेरोजगारी से तोड़ी है, कौन है जिम्मेदार? तो सरकारी होगी ना, लेकिन सरकार वहां भी लूटने के लिए इस पे जवाब न देने पड़े, इसलिए 50 साल की बातें बार बार उठा के लाती है। अरे हम तो लड़े थे, तब भी लड़े थे, आज भी लड़ रहे हैं। मतलब अगर हम अनुराग जी को माने, ठीक है अनुराग जी, अगर हम आशुतोष जी अनुराग जी को माने तो हमें इतिहास
पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, वर्तमान पर। और कई लोग जनता के बीच भी जाइए तो वो कहते हैं कि हमें आज की परिस्थिति पर चर्चा कीजिए ना, महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे मुद्दों पर। लेकिन अगर एक देश के रूप में आप देखेंगे तो एक देश की एक पूरी यात्रा होती है। उस यात्रा में इमरजेंसी को और पॉलिटिकल फायदा मिल रहा है अगर बीजेपी को, तो क्यों नहीं उठाएंगे? क्योंकि संविधान लेकर अगर कांग्रेस पार्टी के नेता घूमते हैं तो फिर वो बता रहे हैं कि आपने क्या किया था 21 महीने के लिए संविधान के साथ। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इमरजेंसी भारत की राजनीति का एक काला अध्याय था, और जब तक भारत का लोकतंत्र रहेगा, जब तक भारत का इतिहास रहेगा, तब तक कांग्रेस अपने उस पाप से मुक्त नहीं हो सकती। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। इमरजेंसी चाहे 2 दिन के लिए लागू की जाए, या 2 महीने के लिए लागू की जाए, या 2 साल के लिए लागू की जाए, या 11 साल तक लागू रहे, इसको तो कोई किसी तरीके से इसको डिफेंड कर ही नहीं सकता। लेकिन इसमें एक फर्क है, फर्क 2 है। फर्क इस बात को लेकर देखना पड़ेगा कि कम से कम इमरजेंसी के लिए राहुल गांधी ने 2021 मार्च में कहा था कि गलती हुई, और हमने बहुत बड़ी गलती की थी इमरजेंसी लगा के। मेरी दादी ने बहुत बड़ी गलती की थी। और उसके साथ साथ जब बीजेपी के लोग ये कहते हैं, जब आरएसएस के लोग ये कहते हैं कि उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी थी, तो मैं 10 नवंबर 1975 को बाला साहब देवरस की इंदिरा गांधी के नाम एक चिट्ठी को मैं कोट करना चाहता हूं। जब बाला साहब देवरस ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि इस आंदोलन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं अगर कहिए तो मैं पढ़ के भी सुना सकता हूं पूरी चिट्ठी। उन्होंने ये कहा था, और उन्होंने एक नहीं, यरवदा जेल से 3 या 2 चिट्ठियां लिखी थी, और जब इंदिरा गांधी की तारीफ की थी, और जब इंदिरा गांधी के सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट जो इंदिरा गांधी ने अपने हिसाब से बनाई थी, उसने जब इंदिरा गांधी के इलेक्शन को वैध ठहरा दिया था, तो बाला साहब देवरस ने उसके लिए इंदिरा गांधी की तारीफ की थी और कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने के 5 न्यायाधीशों ने आपका चुनाव वैध ठहराया, इसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रश्न इसी बात को लेकर उठता है। लेकिन आप बाला साहब देवरस को कोट करेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी को क्यों नहीं कोट करते हैं आशुतोष जी? उन्होंने क्या कहा था? बात तो पार्टी की है ना। नहीं, मैं तो अपनी बात कह रहा हूं ना। मैं ये कह रहा हूं कि बाला साहब देवरस की बातों को क्यों नहीं कोट करना चाहिए, और सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी को क्यों कोट करना चाहिए? क्योंकि वो पॉलिटिकल लीडर थे। नहीं, पॉलिटिकल लीडर नहीं। देखिए, इस कंफ्यूजन में मत रहिए। बाला साहब देवरस आरएसएस बीजेपी के सबसे बड़े नेता थे, और आज भी आरएसएस प्रमुख सबसे बड़े नेता होते हैं, उनको परम पूजनीय कहा जाता है। प्रधानमंत्री जी उनको परम पूजनीय कहते हैं। तो मैं उनके सर्वोच्च नेता को कोट कर रहा हूं, जिन्होंने विनोबा भावे के माध्यम से इंदिरा गांधी से संपर्क करने की कोशिश की, और आरएसएस पर से प्रतिबंध हटाने की कोशिश की, और यह बताने की कोशिश की कि किस तरीके से जेपी के आंदोलन से उनका कोई लेना देना नहीं है, और उनके ऊपर जो प्रतिबंध लगा प्रतिबंध गलत था। तो यह भी तो एक इतिहास का तथ्य है। और कई लोगों ने, आरएसएस के बहुत सारे लोगों ने जेल में रहते हुए माफी मांगकर बाहर निकले थे। अजय आलोक जी, इसका जवाब दीजिए जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं मनोज जी के पास जाऊं। पूरा कीजिए। जयप्रकाश नारायण ने ये काम नहीं किया था, मधु दंडवते ने ये काम नहीं किया था, ये काम मधु लिमय ने नहीं काम किया था, लेकिन आरएसएस के लोगों ने तो माफिया मांगी थी, बाहर आए थे वो जेल से, चिट्ठी लिखी थी। ये तो इतिहास के तथ्य हैं। चिट्ठी लेके आए आशुतोष जी, जवाब दीजिए अजय जी। बिल्कुल, सब चिट्ठी लेके आएंगे। डिबेट को डिफ्लेक्ट करने का तरीका अच्छा है। अनुराग भदौरिया को ये पता नहीं है कि इमरजेंसी 71 में नहीं 75 में लगाई थी। आशुतोष जी को काला अध्याय तो दिखता है, लेकिन साथ में इनको आरएसएस के लोग भी दिखते हैं जो चिट्ठी लेके दिखा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, बाकी जितने हमारे युवा नेता थे, उन लोग के बारे में नहीं बोलेंगे। ये जानबूझ के नहीं बोलेंगे क्योंकि डिफ्लेक्ट करना है, लेकिन डिफ्लेक्शन होता नहीं है ऐसे। आशुतोष जी, साफ बात है कि इमरजेंसी का लगना, मैं आज की मानसिकता की बात कर रहा हूं। इमरजेंसी तो 50 साल पहले लगी थी, लेकिन आज की मानसिकता में क्या बदलाव हो गया? क्या संविधान बचाना होता है कि जब नेता विपक्ष और उसके पार्टी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी पाकिस्तान में जाके कहती है कि प्रधानमंत्री मोदी को हटाने में हमारी मदद कीजिए, यह संविधान बचाना होता है? जब नेता विपक्ष जाके विदेशों में बैठ के कहता है कि बड़ी बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति भारत की डेमोक्रेसी में क्यों नहीं इंटरफेयर करती है, अमेरिका, फ्रांस, यूरोप चुप क्यों हैं, तो क्या यह भारत का संविधान बचाना होता है? जब आप अमेरिका में यूनिवर्सिटी में बैठ के भारत के लोकतंत्र व्याख्या देते हैं, यह संविधान बचाना होता है? जब एक लीडर ऑपोजिशन होकर आप कहते हैं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्रोमाइज हो गया, हमारा इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज हो गया, यह संविधान बचाना होता है? जब हमारे सीएजी से लेकर हमारे ईडी से लेकर हमारे सीबीआई, आईटी, एक भी एजुकेशनल एक भी संस्थानों को छोड़ा, यह संविधान बचाना होता है? उस पर बात नहीं करेंगे, चले जाएंगे बाला साहब देवरस पे। क्या बाला साहब देवरस, उस वक्त क्या हुआ था? इमरजेंसी के बाद जनसंघ डिसॉल्व हो गया था, जनता पार्टी बनी थी। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात कीजिए, आरएसएस कभी डायरेक्ट राजनीति में नहीं आया,
जो आरएसएस को आप यहां कोट कर रहे हैं, बाला साहब देवरस ने ये किया तो वो किया, चिट्ठी लिखी, किसने चिट्ठी लिखी थी? कम्युनिस्टों ने क्या किया था? उनका रोल जरा डिफाइन कीजिए। वो सब नहीं होगा क्योंकि ये डेविड को डिफ्लेक्ट करना है, लेकिन जो होगा नहीं, आज की युवा पीढ़ी, हम आज की पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ियों को ये याद रखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगियों की जो मानसिकता कल थी वो ही आज है। मैंने 3 पीढ़ियों को एग्जाम्पल दिया। इंदिरा गांधी 1959 कम्युनिस्ट सरकार को डिसमिस करने में, नेहरू की बायोग्राफी में लिखा है। संजय गांधी, अरे और तो और छोड़िए, इमरजेंसी के बाद भी सबक नहीं सीखा भाई। 1980 में जब बहुमत के साथ आई, आते के साथ 9 राज्यों में पत्ता साफ, जनादेश के खिलाफ आपकी सरकार है। क्या तरीका है ये क्या तरीका था? लगातार इसी तरह से करते गए हैं ये लोग। ये और 1 मिनट और दूसरी बात मैं ये कर रहा हूं, आशुतोष जी डिफ्लेक्शन के अलावा कुछ नहीं कर सकते अंजना जी। वो चाहते हैं कि इस टॉपिक पे नहीं रहा जाए, वो चाहते हैं कि इस टॉपिक पे नहीं रहा जाए, करंट टॉपिक पे नहीं रहा जाए, आज के कांग्रेस की क्या मानसिकता है उस पर बात ना हो, ये चाहते हैं ये चीज। लेकिन ऐसा होगा नहीं आशुतोष जी। बात तो हो रही है, बात दूर तक जा रही है, सबके समझ में भी आ रही है। जमाना बदल गया है ना, सिर्फ पेपर को बैन करके आज जो कांग्रेस की डिजिटल इमरजेंसी वॉर है उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। छोटा सा आपको 10 सेकंड फिर जवाब दीजिए। आशुतोष जी ये बताइए, बस 10 सेकंड बात है। आशुतोष जी 1 मिनट मैं 10 सेकंड में खत्म कर लूं, आशुतोष जी तब जवाब दीजिएगा। बस 10 सेकंड और लूंगा। आप ये बताइए, डिजिटल इमरजेंसी के तहत ही ना, नहीं पत्रकारों और एंकरों को कांग्रेस पार्टी ने बैन किया था जो इनको सुनना नहीं चाहती है। क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है? सोशल मीडिया के पत्रकारों पे केस हो जाता है, उनको उठा लिया जाता है कांग्रेस सरकार में, दूसरे राज्यों का एफआईआर किया जाता है। क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है? 1 मिनट, ये लोग, आप पत्रकार रहे हुए हैं, सोचिए जरा, क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है कांग्रेस पार्टी की? ये डिजिटल इमरजेंसी है कि जो हमारे खिलाफ है उसके खिलाफ दुष्प्रचार करो। तो आप तो यही काम कर रहे हैं, देश विरोधी हर हरकत में, सेना को बदनाम करने से लेके, देश को बदनाम करने से लेके, राष्ट्र को बदनाम, प्रधानमंत्री मोदी को गाली देना। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी आज की कर क्या रही है? ऑल नेगेटिव कैंपेन। और मुझे अफसोस है कि आशुतोष जैसा प्रबुद्ध व्यक्ति इस नेगेटिव कैंपेनिंग को कहीं ना कहीं हेल्प करता है। ठीक है, चलिए मैं बहुत अच्छी बात है। अभय जी बहुत देर से हाथ नहीं, अजय जी ने तो बहुत लंबा चौड़ा रिबटल दे दिया। अभय दुबे को बोलना है इसके बाद। नहीं, अभय आलोक जी ने कर लिया। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि अजय आलोक ने कम से कम बाला साहब देवरस को डिसोन कर दिया, बहुत अच्छी बात। जिस दिन ये इतिहास में लिखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने आज तक के जैसे टीवी चैनल पे बाला साहब देवरस आरएसएस के सबसे बड़े नेताओं में से एक, उनको डिसोन कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर अजय आलोक जी के अंदर हिम्मत है तो बाला साहब देवरस ने जो चिट्ठियां इंदिरा गांधी की तारीफ में लिखी थी उसकी निंदा करें आप आज आपके प्लेटफॉर्म पे। अगर है हिम्मत तो करके दिखाएं, मैं मान लूंगा जो भी अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा, मैं उनके साथ खड़ा होता हूं। लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है, क्योंकि इमरजेंसी अगर बुरी थी तो इमरजेंसी की तारीफ करने वाले लोग भी बुरे थे, उनके भी निंदा। अच्छा है कि इतना पैशनेटली आप इस पर बोलते हैं, लेकिन जब इंदिरा जी ने सावरकर जी की प्रशंसा वाली चिट्ठियां लिखी थी तो उसको नजरअंदाज कर दिया जाता। डिफेंड मत करिए, नहीं सवाल पूछ रही हूँ आपसे। मलूक जी छोटा सा रिएक्शन, छोटा सा रिएक्शन। हाँ अंजना जी इमरजेंसी के टाइम पे किसानों की आवाज, पिछड़ों की आवाज, दलितों की आवाज, अकलियतों की आवाज दबाई गई। उनकी आवाज थी चौधरी चरण सिंह जी, जिसके किसानों का देवता, किसानों का मसीहा कहते हैं आज, उनको उठा के जेल में डाल दिया गया। और तो और उनकी पत्नी को, जिनको माता जी कहते हैं, उनको लखनऊ से अरेस्ट करा, रिक्शा पे बैठा के जेल में डाल दिया गया। और माननीय मुलायम सिंह जी को, लालू जी को, उनको जो पिछड़ों के बड़े नेता थे, उनको उठा के जेल में डाल दिया गया। अभी जो बात हो रही है कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता आशुतोष जी ने कहा कि राहुल जी ने माफी मांगी है, अरे राहुल जी ने माफी मांगी है तो कांग्रेस का प्रवक्ता आज टेलीविजन पे बैठ के कंफ्यूज क्यों है? वो क्यों नहीं साफ अपनी स्पष्ट करता कि वो इमरजेंसी का विरोध करते हैं, या उसके अभी भी कंफ्यूज है? 3 साल तक कांग्रेस का अध्यक्ष बना कंफ्यूज, सीएलपी उनका राष्ट्र की पत्नी कहता था, वहां पे अधीर रंजन पार्लियामेंट में कंफ्यूज, और आज भी प्रवक्ता कुछ बोल रहे हैं कंफ्यूज, राहुल गांधी जी कुछ बोल रहे हैं कंफ्यूज। ये स्थिति स्पष्ट करें कि किसानों के, पिछड़ों के जो बात रखते थे, क्या उनको जेल में डाल करके उन्होंने अच्छा काम करा कांग्रेस ने? ये क्लियर करें कि इमरजेंसी के खिलाफ है या इमरजेंसी को जस्टिफाई करके आज भी ये इमरजेंसी को सही बताते हैं। सवाल है मलूक जी कि इमरजेंसी को लेकर कोई भी उसकी प्रशंसा तो कर नहीं रहा है, सब गलत कह रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि आज ये कितना कंटेक्चुअल है, आज की जनता को इससे क्या लेना देना है। पूरी लिस्ट है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूं, जो कि बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उसमें विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, हैदराबाद मुक्ति दिवस, संविधान हत्या दिवस। अरे अगर आप 17 दिसंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस, 25 जून को संविधान हत्या दिवस, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस,
पॉलिटिकल फायदे के लिए हिस्ट्री का इस्तेमाल हो रहा है ना, आरोप तो ये है। इस पर 2 लाइन बोलिए ना मलूक जी। अरे हाँ अंजना जी, जब संविधान को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में 5 साल डिस्कशन के बाद फाइनल करा और 1975 में तीनों व्यवस्थाएं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधिपालिका, इवन जो देश का पूरा सिस्टम था, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, सबको उठा के ध्वस्त कर दिया। अपने हिसाब से देश को चलाने की कोशिश करी, संविधान को हत्या करने की कोशिश करी। तो क्या इनको शर्म आती है? आदमी 2025 में क्या होगा? कोशिश करी थी कांग्रेस ने, ये क्यों नहीं सवाल साफ तो ये बोल ना रहे? 2025 में क्या होगा उससे? नहीं क्यों नहीं होगा? अगर किसी की भी आज भी कहीं शादी करते हैं तो उसका खानदान देखते हैं, तीसरी पीढ़ी जाके उस पीढ़ी में क्या था, उस पीढ़ी में क्या था। तो क्या जो देश को मारने की कोशिश करी, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को हत्या करने की कोशिश करी, पिछड़े किसानों के सोच, चौधरी चरण सिंह को जेल में डाल दिया, पिछड़ों की हत्या करने की कोशिश करी, तो आज क्यों ना बात करें उसकी? अभय जी जल्दी से एक जवाब, जल्दी से। अंजना जी, हाँ, वो कह रहे हैं कि सब देखेंगे ना पुरखे कैसे थे। अंजना जी, यही तो कांग्रेस पार्टी को चौधरी जनता परखेगी तो पुरखे देखेगी ना आपके कि क्या, कहाँ कहाँ क्या क्या है, कौन कौन था, क्या क्या किया। अघोषित आपातकाल में जो हुआ है, जो बर्बरता हुई है, वो उस आपातकाल में भी नहीं हुई। यही चौधरी चरण सिंह जी के पोते अगर एक बेटी को जो रात के अंधियार में जलाकर मार दिया, उसकी रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश जाते हैं, हाथरस जाते हैं तो बर्बरता से लाठी मार कर लहूलुहान कर दिया जाता है। लखीमपुर खीरी में किसान अगर फसलों के दाम मांगते हैं तो संविधान की शपथ खाने वाले मंत्री के बेटे पर आरोप लगता है कि जीप से किसानों को रोंद कर मार डाला गया। मणिपुर में नग्न अवस्था में बेटियों को इस देश की घुमाया गया। इस देश की ओलंपियन बेटियों को दिल्ली के दरवाजे पर घसीट कर मारा गया। वो उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो न्याय चाहती थी। काले क्रूर कानून किसानों के खिलाफ लाए गए, 700 किसानों की शहादत हुई। शुभकरण के सिर में 5 से सटाकर गोलियां मार दी। इन्होंने उदाहरण दिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के। राहुल गांधी जी ने कानून फाड़ा हमारी सरकार में। हाँ, महात्मा गांधी कहते थे कि उस कानून को फाड़ कर फेंक देना चाहिए जो हमारे संविधान की रक्षा ना कर सकता हो। तो जो अपराधियों को संरक्षण देने वाला कानून था वो राहुल गांधी ने फाड़ कर फेंक दिया। सोनिया गांधी जी ने एक के बाद एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में जो निर्णय लिए वो इस देश को अधिकार संपन्न बनाने के लिए किसानों के जमीन का अधिकार उन्होंने दे दिया। 15 करोड़ आदिवासी भाइयों बहनों को उनके आजीविका का अधिकार दे दिया। इस देश के बाला साहब देवरस को अभी कोट कर रहे थे आशुतोष जी। हम आपको सुनाना चाहते हैं कि उस वक्त जेपी ने, जयप्रकाश नारायण जी ने, जिनका पूरा नारा ही यही था कि संपूर्ण क्रांति का नारा है, भावी इतिहास तुम्हारा है। बिहार से उन्होंने एक पूरा आंदोलन शुरू किया था सरकार के खिलाफ और वह कैसे वो लेकर आगे बढ़े थे। आपातकाल पर अटल बिहारी वाजपेयी, जेपी दोनों ने क्या कहा था, बहुत मतलब ये प्राइज्ड एक तरह से बात है कि इनका जो आकाशवाणी में इनकी ये थी वो हमने आज तक पर निकाला है आपके लिए, जरा सुनिए। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विरोधी पक्ष के नेता हो, कोई भी हो, ऐसा लगता है कि लोग असहाय हैं इस परिस्थिति में। किस परिस्थिति में? ये जो सारा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिस भ्रष्टाचार के कारण इन कानूनों का कार्यान्वयन नहीं हो रहा है, अमल में नहीं लाया जा रहा है। लाए जा रहे हैं कानून और लाए भी जा रहे हैं तो गलत तरीके से लाए जा रहे हैं। अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून भंग कर दिया संघ को। कैसा चढ़ा जुनून, कैसा चढ़ा जुनून। मत पूजा प्रतिबंधित, कुटिल कर रहे केशव कुल की कीर्ति कलंकित। कह दी कविराय तोड़ कानूनी कारा, गूंजेगा भारत माता की जय का नारा। अटल जी की ये कविता भारत माता की जय का नारा इमरजेंसी पर ही उन्होंने लिखा था। सर अनुराग जी एक बार बोले, अनुराग जी बोले। अच्छा अभय जी सिर्फ दो लाइन सर प्लीज, सब लोग हाथ उठा रहे, सिर्फ 10 बोलिए, बोलिए अभय जी। अंजना जी एक लाइन। जी अभय जी, मुझे एक लाइन। अभय जी के बाद तुरंत आ रही हूँ। आवाज सुनकर ऐसा लगा कि 75 में अन्ना हजारे बोल रहे हो, बहु अन्ना हजारे बोल रहे हो, ये मुझे आभास हुआ। यही इस्तेमाल अन्ना हजारे का किया उस समय, जेपी जैसे बड़े लोगों का इस्तेमाल राष्ट्रीय जनसंघ जैसे संगठनों ने किया। बोलिए अनुराग जी। अंजना जी,
अंजना जी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को 1971-1975 के बीच में जो स्लिप टंगी हुई वो याद है, लेकिन कुंभ में हमारे लोग 37 लोग 82 लोगों की मौतें हुई, बीबीसी की रिपोर्ट आई है, 37 दिखा रहे थे तो शर्म नहीं आई आपको? बीजेपी के खिलाफ बोलना, देश के खिलाफ बोलना कैसे हो जाता है? बीजेपी की नीति के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो ऐसा लग रहा है ये देश से उसको जोड़ देते हैं। और दूसरी बात, अभी एक बैठे हैं उनके सहयोगी दल के, स्थिति स्पष्ट करो। अरे भैया अपनी स्थिति स्पष्ट करो। किसान आंदोलन में किसानों की मौतें होगी, जाके उसी सत्ता के साथ बैठ गए। चौधरी साहब के दिल पे क्या गुजरती होगी? जो चौधरी साहब किसानों का आंदोलन कर रहे थे वही किसान धरने पे बैठना पड़ा, उनके रास्ते में पार्टी बिछाए गए, किसानों की मौतें हो गई। उसी सरकार में उसी भारतीय जनता पार्टी गोदी बैठ गए। शर्म नाम की कोई चीज बची है कि नहीं बची है? हर जगह शर्म नाम की चीज बेच खाए हो। किसानों की मौतें हो गई, किसान धरने पे बैठा, उनको खालिस्तानी बोला गया, उनको आतंकवादी बोला गया, और आप चुपचाप सुनते रहे और जाके उसी सत्ता में मलाई चाटने के लिए बैठ गए। इसलिए आपको जनता से मतलब नहीं है, आपको सत्ता से मतलब है। चौधरी साहब को आज बड़ी तकलीफ होती होगी कि आप जैसे नेता आरएलडी में हैं जिनकी वजह से किसानों का सम्मान नहीं हो पा रहा, किसानों की इनकम दोगुनी नहीं हो पाई, किसान अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाया। कमजोर छोटी पार्टी मानकर इतना जो हमला कर रहे हैं अनुराग जी, आ रही हूं आशुतोष जी, मुझे सबका हाथ दिख रहा है। अनुराग जी आप भी कभी कभी, अरे रुकिए, अरे मल्लुक जी प्लीज चुप हो जाओ भाई, हल्ला मचा रहे हो, जाओ। अनुराग जी इतना जो आप उनको आप ऐसे कर रहे हैं, आप भी तो कांग्रेस को चालू पार्टी कहते थे। कौन सी पार्टी मोरालिटी की बात करती है कि उनके पास थे, उनके साथ थे? यही तो सबका काम है। आप भी कांग्रेस को चालू पार्टी कहते थे और आज आप उनके साथ ही चल रहे हैं। अभी तक तो जो समझ में आ रहा है तो सब पार्टी अपनी अपनी सहूलियत देखती है। अजय आलोक जी सबकी बातों का जवाब दीजिए, फिर मैं आशुतोष जी के पास जाऊंगी। अनुराग जी मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हाँ, अनुराग और अजय जी को दिखा दीजिए। अनुराग जी पूरा कर ले, 2 लाइन में पूरा कर ले। हाँ, अनुराग जी का जो सवाल है वो लाजमी है ना, आपसे कोई कुंभ में कितनी मौतें हुए ये पूछ ले तो वो देश के खिलाफ, आपसे कोई पूछ ले कि यहाँ पर ये घटना हुई, लिस्ट कहाँ है लोगों की? ठीक है, आप ही की तरफ से पूछ रहे हैं, लिस्ट कहाँ है लोगों की जिनकी मौत हुई है, तो वो देश के खिलाफ हो जाते हैं। ये भी तो अजय आलोक जी नहीं है, आप सरकार है साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप फौरन लिस्ट दें, आप बताएं कि कितनी बड़ी ये घटना थी, कितने लोग मारे गए, कहां पर क्या हुआ। अंजना जी बिल्कुल लिस्ट दी गई है, सरकार ने बिल्कुल आधिकारिक आंकड़े जारी किए हैं, वो आज तक पे चले भी हैं। इसलिए बेफिजूल की बात करके आपके डिबेट का टाइम डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं और कुछ नहीं। मुझे ये आश्चर्य लग रहा है, 1 मिनट बीच में मत बोलिए, समय कम है अंजना जी, इनका फेडर डाउन कर दीजिए या यही। इसी के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद।